स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम्स स्टडी में। अब हम ये एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि NCERT आधारित MCQ में करा रहा हूँ। तो ये NCERT आधारित जो है, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की NCERT जो है उसकी हम MCQ फॉर्म में उसको देखेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में हम एक एक प्रश्न यानी कि एक एक सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर को उठाते चलेंगे और उसी प्रकार से हम पूरी NCERT जो है क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक की NCERT आधारित जो प्रश्न है उनको मैं लेकर आया हूँ इस सीरीज़ में। और इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे, शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि जो हमारी पॉलिटी सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें हम आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे ये 3 चैप्टर की, जिसमें उद्देशिका और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता, यानी कि इन जो चैप्टर है इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में हम विधिवत रूप से और MCQ फॉर्म में मैं आपको कराऊंगा। और जिसमें हम डिस्क्रिप्शन यानी कि जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन के साथ में उसका जो आंसर है उसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, ठीक है। तो उसको मैं मतलब एक व्याख्या के रूप में उसको भी देखते चलेंगे। इसी प्रकार से हम फिर इतिहास का लाएंगे, फिर इतिहास के बाद हम लाएंगे ये पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम पूरा जीएस कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी PCS एग्ज़ाम है ये और UPSC एग्ज़ाम है तो सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी ऑल ओवर एग्ज़ाम जो है जिनमें GS पूछी जाती है उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए हम इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि भारत का संवैधानिक विकास के जो है उनको MCQ फॉर्म में हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब अगर अधिनियम के बारे में पूछे तो बताना है 1773 का जो अधिनियम था उसके अनुसार, और अगर इसकी स्थापना पूछता है तो आपको 1774 वहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी जैसे कि व्याख्या भी इसकी दी है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसके पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिवेशन या किस अधिनियम के द्वारा किया गया। यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा जो है जो कि प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक भारत शासन व्यवस्था में लाए गए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य जो कि गृह, सैन्य, राजस्व और वित्त से संबंधित थे और इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अतिरिक्त एक विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। यानी कि उस समय यानी कि 1861 की बात कर रहे हैं तो उस समय वायसराय जो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, और उसके द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग भी आवंटित किया गया था जिसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली। और इस विभागीय प्रणाली में हम बात करते हैं कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। और वो 3 भारतीय कौन थे? एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला का महाराज और सर दिनकर राव। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पे बजट पर चर्चा करने की शक्ति जो वो थी वो किस अधिनियम के द्वारा की गई। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया।
और इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई। लेकिन अगर मतदान देने की शक्ति इसमें प्रदान नहीं की गई थी, यानी कि मतदान का इसमें अधिकार नहीं था। और साथ साथ में जो सदस्य थे, मतलब कि जो वायसराय की परिषद के सदस्य थे, उनका निर्वाचन जो वो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से उनका निर्वाचन किया गया था। यहाँ पे कूट 1 यानी कि सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पे आपके सामने 4 इधर है और 4 इधर है, तो इनको हम आप एक बार देख लीजिए और आप टिक लगा लीजिए। वैसे मैं इसका व्याख्या आप बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसके द्वारा मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब 1774 में, लेकिन 1773 के एक्ट के अनुसार। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। उसके बाद बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। ठीक है, जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे और व्यापारिक क्रियाकलाप थे उन दोनों को पृथक कर दिया गया। और साथ साथ में कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल जो था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके माध्यम से किया जाने लगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए इसको। उसके बाद देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। और साथ साथ में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय जो है वो शिक्षा पर किया गया। इस कौन सा? चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखिए। उसके बाद चौथा है कि चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के बाद 33 की हम बात करते हैं, 1833 की बात करते हैं। तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ साथ में कि जो भारत जो साथ में गवर्नर जनरल की जो परिषद का एक विधि जो सदस्य था, जो कि मैकाले की नियुक्ति की गई, जो कि एक विधि सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका जो है वो किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई? तो यह 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा बनाई गई। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। साथ साथ में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और साथ साथ में महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। और इसके साथ साथ प्रांतों में भी द्वैत शासन की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, साथ साथ में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति, और ये सभी चेम्सफोर्ड यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम था 1919 के अंतर्गत ये प्रावधान लाए गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? यहाँ पे कभी कभी म्यांमार भी लिखा आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिए कि बर्मा और म्यांमार एक ही है। बर्मा इसका पुराना नाम है और म्यांमार अभी वर्तमान में म्यांमार नाम है। तो म्यांमार या बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा पृथक किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में, देखो ये वर्ष ध्यान रखिए, वर्ष 1937 में, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1935 के अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई? तो यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहा है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रदान की गई।
अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। तो वो कौन कौन सी 3 सूचियाँ थी? एक संघ सूची, एक प्रांतीय सूची और तीसरी थी संवर्ती सूची। और इन 3 सूचियों के अलावा एक सूची थी कौन सी? अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये अवशिष्ट शक्तियों में कौन कौन से मामले आते हैं? एक विदेश मामले, एक प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस के मामले, और तीसरा है आपातकालीन अधिकार, जो कि ये तीनों जो शक्तियाँ थीं ये गवर्नर जनरल को प्रदान की गईं। अब हम अगला देखते हैं प्रश्न कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो अखिल भारतीय जो संघ है उसको उसकी जो स्थापना है यानी कि उसकी स्थापना का प्रावधान किस में किया गया, हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई क्योंकि इसमें देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इसलिए ये जो है अखिल भारतीय संघ स्थापित नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो बी ऑप्शन इसका सही है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किए गए। अब अगर राष्ट्रपति की बात आती है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 123। अगर राज्यपाल की बात आती है, राज्य में राज्यपाल की बात आती है, तो 213। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और अगर हम राज्य में बात करते हैं तो राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 213 के अंतर्गत। वही चीज़ इसमें बताई गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस चीज़ से मतलब कहाँ से ली गई है। तो संघात्मक व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। देखो, संघात्मक व्यवस्था का मतलब ही यही है कि केंद्र जो है वो राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है, और साथ साथ में भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ 248 के अंतर्गत जो विधि संसद जो है वो उसको विधि बनाने का अधिकार है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, और 201 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति है तो आरक्षित कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप याद रखिए। उसके बाद देखते हैं नीचे कि भारतीय संविधान का तत्व, और दूसरा देखते हैं कि ये किस देश से लिया गया है। जैसे कि पहला देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए, ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए के संविधान से नीचे है। फिर संवर्ती सूची कहाँ से, ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके बाद ये था कि भारत राज्यों का संघ है, और संघात्मक जो व्यवस्था है वो कहाँ से, ये ली गई है कनाडा के संविधान से। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई हैं कि राज्य के नीति के तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, मूल अधिकार और साथ साथ में हमको याद रखना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं तो वो भी प्रावधान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इनमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इनमें से जो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश का जो संविधान है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो कि जितनी सशक्त भारत में है और अमेरिका में उतनी वहाँ पे नहीं है। तो इसको भी आप याद रखिए, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। जैसे कि इसको हम डिस्क्राइब भी कर देते हैं आपके सामने कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है।
यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। कहाँ पे नहीं है? ब्रिटेन में। यहाँ पे ब्रिटिश की बात कर रहा है, यहाँ पे संसद ही सब कुछ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है, ये बात कर रहा है ब्रिटेन का। लेकिन भारत में क्या है? भारत में संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में वर्णित है। और इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का भी अधिकार है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। और साथ साथ में कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इन चारों में से आपको पढ़ना है। तो इनमें से कौन सा सत्य है? ये पहला वाला सत्य है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का संघीय प्रणाली है। सरकार की जो है वो कौन सी? संघीय प्रणाली है। और इस अमेरिकी संघीय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। कि संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ की जो संविधान, अमेरिकी संविधान की विशेषता जो है वो लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है और राज्यों के अपने पृथक संविधान की उपस्थिति भी संविधान में निहित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कुल मिला के यहाँ पे 28 प्रश्न हैं। हम 28 प्रश्न को बहुत ही विधिवत रूप से करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमको और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। साथ साथ में अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से ज्वाइन होकर, यानी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमको और ज़्यादा वीडियो बनाने की मेरी इच्छा होगी और मैं ज़रूर और भी बहुत सारी वीडियो आपको इसी प्रकार से लाते रहेंगे। और साथ साथ में अभी मैं करेंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। बस इस वीडियो के बाद आपको करेंट अफेयर का भी वीडियो मिल जाएगा और ये डेली बेसिस पे आएगा, यानी कि 1 या 2 वीडियो जो है वो डेली आएंगे। जिस प्रकार से अभी मतलब कि चल रहा है, और मैं जल्दी से और भी वीडियो लाऊंगा, और भी सब्जेक्ट के वीडियो लाऊंगा। साथ साथ में हम एक NCERT का जो फुल डिस्क्रिप्शन भी, मतलब कि एक तरीके से हम पूरा एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको NCERT भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम उसको भी जल्द ही पूरे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको एक एक चीज़ समझाएंगे। तो उसको भी जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। अब देखो, कई लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से, उसको मैं भी ये इस व्याख्या के रूप में आपको बता देते हैं कि संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। लेकिन देश का विभाजन हुआ और इस विभाजन के पश्चात ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जो कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वहाँ पे चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और इसके कारण क्या हुआ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से इनका उपचुनाव के द्वारा ये निर्वाचित हुए थे। अब अगर हम बात करें इनकी मृत्यु और जन्म के बारे में, तो जिनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो पहले तो अगस्त 1946 में प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में इसके सदस्य कौन कौन से थे उनको भी आपको याद रखना है। तो इनमें से डॉक्टर S राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। अब हम इसको एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं कि कौन कौन सदस्य थे और किस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ था। पहले तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इसके अंतर्गत
अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, ये सभी लोग शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक कब प्रारंभ हुआ। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसका प्रथम बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। और यह बैठक होती है और इसके साथ साथ एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न कई बार आ चुका है और आने की भी संभावना रहती है। अतः बैठक में 389 सदस्यों में थे केवल 211 ही लोग इसमें शामिल हुए थे संविधान सभा में। और साथ साथ में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इस बैठक के साथ साथ स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष के रूप में इनको निर्वाचित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। तो संविधान सभा के समक्ष संविधान की जो प्रस्तावना थी वो किसने, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तुत की थी। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं कब और किस प्रकार से, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना, या जिसको हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न, इसमें कौन कौन से शब्द थे, तो ये रूपरेखा बनाते हैं कि जो प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत की गई थी। और इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की भी परिकल्पना की गई थी, प्रस्तुत की थी। और साथ साथ में इसमें 3 न्याय की बात की गई थी। तो ये न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किए गए थे। और प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, तो इनके बारे में हम आपको जो व्याख्या है वही दिखा देते हैं, तो उससे आप इसको याद रखिए। देखो यहाँ पे थे संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, KM मुंशी। राजस्थान के रियासतों के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन थे, BT कृष्णाचार्य। और संघ संविधान के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे, पूरे संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। और पूरे संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, वो संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया था उसमें कुल वक्त लगा था, यानी समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन होते हैं। और 165 दिनों में कुल मिला के 11 अधिवेशन हुए। और संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा भी आया था। संविधान के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ। तो संविधान में जो सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था, ये हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, डी ऑप्शन सही है कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया गया। और प्रत्येक 10 लाख यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व को चुना गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इसका आधार क्या था, जनसंख्या के आधार। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे BN राव। तो इसको भी आप याद रखिए, BN राव जो थे वो संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र थे। और इनका पूरा नाम क्या था, सन वेनेगल नरसिंह राव कनिक्य थे। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 1950 से लेकर और 52 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे।
देखो, प्रारूप समिति के सब अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और यहाँ पे सदस्य के रूप में पूछा है तो कौन थे? एक थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसमें हम और भी देख लेते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं इसके कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और साथ साथ में 6 सदस्य और थे। वो 6 सदस्य के नाम आप बहुत ही याद रखिए, इसको ध्यान करके। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था तो इसके पश्चात जो है वो एन. माधव राव का पद संभाला था बी.एल. मित्र ने, और डी.पी. खेतान क्योंकि इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद टी.टी. कृष्णाचार्य ने संभाला था। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसका सही आंसर है कौन सा? संविधान सभा के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। तो ये भी आप इसको याद रखिए, पहला है संविधान सभा के द्वारा। देखो, अब इसमें हम थोड़ा सी व्याख्या देख लेते हैं इसके कि भारतीय संविधान के प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत। देखो, 3 शब्द ये ध्यान रखिए, क्या क्या हुआ था? लेकिन लागू नहीं हुआ था, लेकिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर संविधान लागू की बात करता है तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान के प्रारूप में संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों ने उपस्थित थे और जिनमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और उसी हस्ताक्षर के बाद संविधान के कुछ प्रावधान उसी समय लागू हो गए थे। जैसे कि पहला था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो थे, जो कि उसी वक्त ये तीनों जो प्रावधान थे लागू हो गए थे। ये लास्ट है बस। हाँ, अब इसमें देख लेते हैं कि किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान जो है के रूप में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 1950 को। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि जनगण मन की रचना, यानी हमारा जो राष्ट्रगान है उसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में की थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड होता है और जनगण मन को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता B.N. धर यानी कि बिशन नारायण धर ने की थी। तो ये आप याद रखिए। सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये इस वीडियो का। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन इसका सही है। देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगर मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? J.B. कृपलानी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। ये लास्ट प्रश्न है 28वां। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? इसका रीज़न क्या था कि 26 जनवरी को ही संविधान हमारा लागू हुआ। क्यों हुआ? उसका एक रीज़न था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं क्यों मनाया। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 नवंबर को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में वहीं से मनाए जाने लगा। और साथ साथ में इस अधिवेशन यानी कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। तो इस प्रकार से कुल मिला के मैंने पहला जो चैप्टर था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया है और इससे बाहर कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये सभी जानकारी पहुंचाएं। और साथ साथ में अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो मैं और भी वीडियो जल्द ही बनाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा।
तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात कर लेंगे उद्देशिका, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र और नागरिकता, यानी कि 3 चैप्टर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें में भी हम कम से कम 20 से 30 प्रश्न करेंगे हल, और वो भी व्याख्या के रूप में इसी प्रकार से लाएंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जुड़िए और वहाँ से आप उसको वीडियो को आसानी से पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।